हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो मेटा पैरा की बात तो सब करते हैं, लेकिन इप्सो शब्द कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा। दरअसल जिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ते हैं, उसी ग्रुप के कार्बन को कहते हैं इप्सो कार्बन। और अगर इप्सो कार्बन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कर देता है सब्स्टिट्यूशन, तो उसको कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। जैसे जी मेरा ये कोई ग्रुप है और ये इस कार्बन पे लगा है, तो ये कार्बन इप्सो कार्बन है, और इप्सो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा है, जो आप जानते हैं। आगे की बात ये है कि अगर मैं COOH SO3H और N2 इन ग्रुप की बात करूं, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। और स्पेशली तब एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है जब इन्हें एनिलीन या फिनोल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा दिया जाए। ये तो है मेरे पास NH2 मतलब एनिलीन, ठीक, और ये है मेरे पास फिनोल। अगर एनिलीन या फिनोल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर COOH SO3H या N2 लगा हुआ है, या इनमें से कोई तीनों में से ग्रुप लगा हुआ है, इन तीनों को मैं जी मान लेता हूँ सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने जी मान लिया। अगर ये जी ऑर्थो पे लगा है विद रेस्पेक्ट टू NH2 या पैरा पे लगा है, या पैरा पे लगा है, ऐसे ही अगर इनमें से कोई भी ग्रुप जिसे मैं जी मान रहा हूँ, जी का मतलब समझो, अब जी मेरा COOH SO3H या N2 कोई एक तीनों में से ग्रुप हो सकता है। तो अगर यहाँ पर OH की ऑर्थो पोजीशन पे जी लगा है, या फिर कहाँ लगा है पैरा पोजीशन पर OH की, तो उस कंडीशन में अगर किनकी एनिलीन या फिनोल डेरिवेटिव की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से करा दी जाए, तो होता क्या है कि जी का सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल से हो जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E+ लिया, तो ये E+ इस ऑर्थो या पैरा पोजीशन को हटा देगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर से जी को हटा देगा और खुद आ जाएगा, ठीक है, E आ जाएगा यहाँ पर तीनों पोजीशन पर, तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर E आ जाएगा। ऐसा एनिलीन की केस में भी होगा और ऐसा फिनोल की केस में भी होगा। E जो है वो दोनों ऑर्थो और सिंगल पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। बात ये रह गई ऐसा क्यों होता है। देखिए, वैसे तो मैं मैकेनिज्म बता दूंगा क्योंकि इस पर सवाल मेंस 2019 में आ चुका है, लेकिन ये समझो NH2 के पास भी बेंजीन को देने के लिए लोन पेयर है और OH के पास भी बेंजीन को देने के लिए लोन पेयर है। अब NH2 और OH दोनों स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हैं। एक्टिवेटर वो ग्रुप माने जाते हैं जो बेंजीन के मुकाबले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी पर्टिकुलर रिंग का रेट बढ़ा देते हैं। एनिलीन का रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से ज़्यादा होता है, ऐसे ही फिनोल का भी रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से ज़्यादा होता है। यानी कि एनिलीन का NH2 और फिनोल का OH दोनों ग्रुप क्या हैं, एक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये बेंजीन के मुकाबले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ा देते हैं। अब किसी भी ग्रुप का कोई भी इफेक्ट, जैसे OH और NH2 का यहाँ पर +M होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो किसी भी ग्रुप का कोई भी इफेक्ट मैक्सिमम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। NH2 और OH दोनों +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो आपको रेजोनेंस तो आता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है, एक RS बनाकर दिखाता हूँ आपको, उसी से एक कंक्लूजन निकल जाएगा।
माना ये लोन पेयर नीचे उतरा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे चली जाएगी। तो किसी भी ग्रुप का जो मैक्सिमम इफेक्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वो ऑर्थो और पैरा पे होता है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं जिसे, अगर वो लगा होता तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही वो डीएक्टिवेट करता। अब एक्टिवेटिंग लगा है तो ऑर्थो और पैरा को ही एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए दोनों ऑर्थो पर ई आना तो समझ में आता है, क्योंकि NH2 और OH क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ अगर देखो, एक ये वाला मान लो ये लगा था, ये रिएक्टेंट लिया था मान लो मैंने, तो यहाँ और यहाँ तो आ सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ई आया है। और अगर मैं ये लेकर चलूंगा तो दोनों ऑर्थो पोजीशन ओपन थी, यहाँ तो ई आ सकता था, लेकिन जी की जगह भी ई आया है। तो जी क्या है, COOH, SO3H या N2, इनकी जगह इलेक्ट्रोफाइल का आना, बस यही है इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई सवाल अगर मन में आ रहा हो तो सोच लो तब तक। तो ये सवाल मेंस 2019 में आया था। इस रिएक्शन को कंप्लीट करके मेजर प्रोडक्ट बताना था। OH एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है, दोनों ऑर्थो पे Br आना चाहिए। लेकिन होगा क्या, इस SO3H की जगह भी, इसकी जगह भी Br आएगा, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे, बोलो क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट पीपीटी मिल जाएंगे। ठीक, अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, कैसे SO3H हटा, ये समझने वाली बात है। इसके लिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मैकेनिज्म बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H+ देकर रहता होगा, तो कैसे करेंगे, जैसे ये रहा मेरे पास, ये है OH, ठीक है, और ये है मेरे पास SO3-, इसने अपना H+ डोनेट करके रखा है। तो यहाँ से ब्रोमीन एक्सिस में है, हम जानते हैं कि ब्रोमिनेटिंग एजेंट लिया जाता है। फिनोल या एनिलीन के साथ तो लुईस एसिड की भी जरूरत नहीं होती। अगर बेंजीन होता यहाँ केवल, तो ब्रोमीन के साथ आयरन पाउडर या FeBr3 या AlBr3, मतलब लुईस कैटलिस्ट डालना पड़ता। लेकिन यहाँ फिनोल और एनिलीन की रिंग इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग +M कि इनकी प्रेजेंस में, यानी कि NH2 और OH की प्रेजेंस में, नो नीड ऑफ एसिड कैटलिस्ट, सीधे रिएजेंट मिला दो, ब्रोमीन रिएक्शन हो जाती है। एक बार पेपर में आया था, ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट दे रखा था, वो क्या होता है, Br- BrO3- और H+, और इनकी रिएक्शन किसी बेंजीन डेरिवेटिव से करानी थी। तो ये क्या चीज़ है भाई, देखो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये रिएक्शन होती है इनऑर्गेनिक की। 5Br- प्लस BrO3- प्लस 6H+, और इससे क्या बनता है, 3Br2 प्लस 3H2O, यानी कि इनडायरेक्टली ये भी क्या है, ब्रोमीन वाटर, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट। ठीक, तो अगर ये दिया हुआ है तो इससे भी आपको ब्रोमिनेशन ही कराना है, घबराना नहीं कि ये क्या दे दिया। ठीक है, तो ब्रोमिनेटिंग एजेंट दे दिया, ब्रोमीन एक्सिस में है तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से ये पाई बॉन्ड बेंजीन का टूटेगा, SO3 जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन के फेवर में, और ये नेगेटिव चार्ज Br+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो रिंग के कार्बन पर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, रिंग के कार्बन पर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड, OH एज इट इज लगा हुआ है, यहाँ पर SO3, H+O, O-, और ये क्या, Br।
अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा रेजोनेंस से स्टेबलाइज, ठीक, यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट इस तरह का, जिसे एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता है। तो वो बन जाएगा, देखो ये बन गया, और यहाँ पर Br। इसके बाद बहुत ही आसानी से ये O- ऐसे जाएंगे और वैलेंसी सल्फर की 6 के बजाय 7 ना हो जाए, इसलिए सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। SO3 बनकर ये बाहर हो जाएगा, SO3 निकल चुकी है। रिंग फिर से एरोमेटिक हो जाएगी, OH और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी पैरा पोजीशन पर कौन आ जाएगा, Br। इस तरह से पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। लेकिन रिंग तो बहुत एक्टिवेटेड है, तो फिर से 2 Br प्लस आएंगे, और जो 2 ऑर्थो पोजीशन ओपन है, इन ऑर्थो पोजीशन पर भी कौन आ जाएगा, Br प्लस, ठीक। तो आपको तो शॉर्ट में क्या याद रखना है कि अगर फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर या एनिलीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर COOH लगा है या SO3H लगा है या N2 लगा है और किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई जाए, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पर वो इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, और इनमें से किनमें से, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर अगर SO3H CO2H या N2 है तो वो हट जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। इसे कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी सब्स्टिट्यूएंट का किसी सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूशन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल, वो भी ग्रुप ही हो सकता है, जैसे NO2 प्लस वो ग्रुप है, उससे सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, आई होप ये विद्या मैकेनिज्म आपकी समझ में आया होगा। आया हुआ सवाल है इप्सो सब्स्टिट्यूशन का। आइए आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। इसमें अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन किसी डाइल्यूट H+ या स्टीम के साथ करा दें तो हमें बेंजीन मिलती है। SO3 इस प्रोसेस में लिबरेट हो जाती है और इस प्रोसेस का नाम है डीसल्फोनेशन। मैकेनिज्म सेम है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बेंजीन का उस कार्बन पर जाएगा जिस पर SO3- लगा है। SO3- वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज अपना H+ को देगा और ये H+ इप्सो पोजीशन पर आ जाएगा। इप्सो कार्बन ये वाला है क्योंकि इस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो इप्सो कहलाता है। तो अब इसके बाद यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फाइनली ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हुए SO3 यहाँ से निकल जाएगी और H लगा रह जाएगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगी, बेंजीन। इस तरह से यहाँ पर बेंजीन मिलती है। इस रिएक्शन में H+ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ठीक इसी तरीके से अगर मेरे पास NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर COOH है या पैरा पर है, ऑर्थो या पैरा पर SO3H है और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन एसिटिक एसिड से कराई तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के वाइट PPT आ जाएंगे। और ऑर्थो और पैरा में से किसी भी पोजीशन पर अगर CO2H लगा है या SO3H लगा है तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल Br+ से। ऐसा नहीं है, मैंने हर एग्जाम्पल में ब्रोमीन ले लिया है। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन केवल ब्रोमीन के लिए है। इससे पहले जब डीसल्फोनेशन किया था तो H+ भी लिया था। अगर NO2 प्लस BF4- ले यहाँ पर, अगर यहाँ पर NO2 प्लस BF4- ले तो NO2 प्लस ये रिएक्शन को शो कर देगा। बस लेना इलेक्ट्रोफाइल था
और लिविंग ग्रुप यही होने चाहिए, COOH, SO3H या फिर क्या N डबल बॉन्ड है, मतलब N2। ठीक, तो इसे कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन आपकी समझ में आई होंगी। और अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप, मेरा नंबर भी आपके पास है ही, जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं तो मुझे मैसेज भी या तो मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कर दो या पर्सनली व्हाट्सअप कर दो, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय।